हेलो दोस्तों। आज हम कर रहे थे अपना पार्ट 2 पीटी 365 का इकोनॉमी का, जो कि हमारा सेशन चल ही रहा था, आपको पता ही होगा। इसमें मैंने एक चीज़ बताई आपको। अगला पार्ट जो हमारा है, स्पेक्ट्रा योजना। स्पेक्ट्रा योजना यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो बाह्य वाणिज्यिक उधारी व व्यापारिक ऋणों की रिपोर्टिंग और मंजूरी के लिए बनाया गया है। ठीक है। इस पर आपको पूछेगा स्पेक्ट्रा योजना क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो वाणिज्यिक उधारी और ऋणों की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रीर और नीर। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे इकोनॉमी में। रीर का मतलब है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के एक बास्केट के सापेक्ष मापता है, फिर उसे सापेक्ष मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करता है। यानी कि हमारे जैसे इंडिया के साझेदार देश हैं, यूएसए है, यूएई है, जापान है, इनकी मुद्राओं के हिसाब से हम अपनी मुद्रा का मूल्य रखेंगे, उसको कहते हैं रीर। और नीर का मतलब होता है इसके सापेक्ष उपभोक्ता कीमतों के साथ समायोजित करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि उपभोक्ता सामानों की कीमतों के साथ इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो यानी कि रीर का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा रीर रीर का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा रीर का फॉर्मूला हो गया रीर इक्वल टू नीर इंटू घरेलू मूल्य का इंडेक्स बटे विदेशी मूल्य का इंडेक्स है। रीर अगर उच्च होगा तो निर्यात महंगा होता है, आयात सस्ता हो जाता है, प्रतिस्पर्धा घट जाती है। ठीक है, मतलब घाटा है अगर रीर उच्च हो गया, फायदा है, सॉरी, रीर उच्च हो गया तो इसका मतलब फायदा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी रीर और नीर की। उसके बाद आता है तुम्हारा रेमिटेंस टैक्स। यानी कि बाहर जो हमारे बंदे काम करते हैं वो कितना भारत में उनके मतलब उनके धन से कितना पैसा अंदर आता है, तो उससे उस पर टैक्स बनता है। तो सर्वाधिक प्राप्ति होती है यूएसए से। ठीक है। और सर्वाधिक राज्य है 20.5% लाता है, मतलब यहाँ के बंदे बाहर देश से ज़्यादा पैसे लाते हैं। 20.5% है, ये डायरेक्ट पीटी में फैक्ट आ सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम ईएफटीए क्या होता है। ईएफटीए एक प्रकार का एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि हमने कुछ ही देशों के साथ किया है। इसमें 4 देश शामिल हैं, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, लिंचेस्टीन है और नॉर्वे है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पीटी में तुरंत आ सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रेड से रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, जैसे है आर्थिक संघ। आर्थिक संघ का मतलब है कि आर्थिक एकीकरण चलन रूप से सदस्य देशों में एकीकृत होता है। मतलब जिन देशों के बीच आर्थिक संघ से ट्रीटी हो रखी है ना, उनमें क्या होगा, वे ना समान सदस्य, मतलब वे समान रूप से ना एकीकृत टैक्स लगाएंगे। साझा बाजार का मतलब क्या होता है, श्रम व पूंजी की मुक्त आवाजाही, तकनीकी मानक कोऑर्डिनेशन समान होगा। यानी कि स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स बने हुए होंगे ट्रेड के लिए वो दोनों देशों के भी समान होंगे। सीमा शुल्क संघ क्या है, शुल्क तथा शेष विश्व पर समान टैरिफ। यानी कि एक दूसरे पर शून्य शुल्क लगाना है और शेष विश्व पर, जैसे माने बात भारत और जापान के बीच होगा सीमा शुल्क संघ का वो ट्रेड जो बना रखा है इन्होंने आपस में साझेदारी। तो इसमें क्या होगा कि जापान और ये भारत तो आपस में क्या करेंगे, बिना फ्री ट्रेड करेंगे, लेकिन और शेष विश्व पर वो समान टैरिफ लगाएंगे, 25%, 50%, जितनी उनकी मर्जी होगी। सीएपीए और सीईसीए क्या होता है, ये होता है नियामक मुद्दे, सेवा क्षेत्र, विवाद, खरीद आदि क्षेत्र में समान टैरिफ लगता है। ठीक है। उसके बाद आता है एफटीए, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम टैरिफ कम किया जाता है एक दूसरे के बीच। फ्री का मतलब केवल शून्य नहीं होता है, उसमें ये भी हो सकता है कि आप टैरिफ को कम करें। उसके बाद आता है पीटीए, प्राइमरी। वस्तुओं की सहमति संख्या पर टैरिफ कम करते हैं, मतलब समान संख्या पर टैरिफ कम करते हैं। यानी अगर भारत और यूएसए के बीच पीटीए हुआ है तो उनमें से वो दोनों देश ना चूज करेंगे कि कौन सी वस्तुओं पर हमें टैरिफ कम करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जाना। भारत का निर्यात परिदृश्य क्या है, निर्यात क्षेत्र में जीडीपी का योगदान 21% है। सीधे क्वेश्चन आ सकता है। इसका एमएसएमई का निर्यात में योगदान 45% है। ठीक है। और वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में, जीडीपी में वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में भारत का योगदान 2.5 है। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, श्रम मंत्रालय जारी करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो 18.3% लोग हैं, यानी कि 6.3 बिलियन में से 1.1 बिलियन लोग जो है निर्धनता से बाहर आ गए हैं। इस बार भारत का डाटा ये वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। भारत में नीति आयोग गरीबी का निर्धारण करता है, नीति आयोग, और वर्ल्ड में करता है यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है। ठीक है। इसमें 3 स्तर दर्शाए गए हैं गरीबी के लिए। पोषण है, स्कूलिंग के वर्ष हैं और जीवन इच्छा है, और मतलब जीवन स्तर है। पोषण का 1/6 भाग है, स्कूल में 1/6 शिक्षा पर है, 1/6 उपस्थिति पर है। जीवन में पीने का पानी, खाना पकाना और तुम्हारा बिजली, आवास, संपत्ति और रचनात्मक, ये तुम्हारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से 10 संकेतक हैं, और भारत में नीति आयोग और गरीबी के निर्धारण के लिए 10 संकेतक हैं जो कि वर्ल्ड वाले हैं, ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स वाले, लेकिन इसमें दो एक्स्ट्रा इंडिया के, एक मातृ स्वास्थ्य वाला और एक बैंक खाता वाला। यानी कि अगर बोलेगा कि भारत में गरीबी को नापने के लिए कितने संकेतक है, तो इसमें है 6, 10 और 2, 12 संकेतक है इसमें, ठीक है। अब असमानता रिपोर्ट आई है 2026 की, इसमें बताया गया है कि भारत में क्या है, असमानता का जो वो है जो वितरण है वो किस प्रकार से, टॉप 10% के पास ना 50% आय है और बाकी का 50% के पास क्या 15% ही आय है। भारत के टॉप 10% के पास 65% संपत्ति है और टॉप 1% के पास ही 40% संपत्ति, यानी कि अडानी अंबानी ये जितने भी अमीर लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। रेशियो बहुत खराब है हमारे यहाँ, ठीक है। कुजनेट रेशियो क्या होता है, ऊपरी व निचले वर्ग के मध्य अंतर को बताता है, ठीक है। पाम रेशियो क्या होता है, पाम रेशियो होता है टॉप 10% की आय बटे बॉटम 40% की आय, ये कहलाता है पाम रेशियो। यानी कि देश में टॉप 10% लोगों की आय बटे नीचे के 40% लोगों की आय, ये होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे की, आरबीआई वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2025 में बढ़कर 67 हो गया है। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हम गरीब से गरीब लोगों को साथ लेकर, यानी कि निचले से निचले तबके को साथ लेकर उनके लिए वित्तीय समायोजन की ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे क्या हो, वो मुख्य धारा में आ सकें, ठीक है। इसके लिए आधार वर्ष, कोई आधार वर्ष नहीं है, स्पेशल पूछ सकते हैं कि आधार वर्ष है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। और 2025 में बढ़कर 67 हो गया है। 0 से 100 तक स्केल में मापा जाता है वित्तीय समावेशन को। अच्छा, मतलब धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आज हम देखेंगे दो योजनाओं को ही देखेंगे हम। पीएम मत्स्य योजना, मत्स्य संपदा योजना, आपको पता ही होगा 2010 में आई थी ये, पशुपालन डेयरी मंत्रालय की है ये। अवधि इसकी 2025 से 26 तक है और यह सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दोनों है। सेंट्रली सेक्टर में होता है कि केंद्र ही सारी जो है फंडिंग देता है, उससे रिलेटेड जितने भी वित्त की आवश्यकता होती है। सेंट्रल सेक्टर में होता है राज्य भी देगा। जलीय कृषि उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना। हार्वेस्ट नुकसान को 20 से 25% से 10% तक करना। 55 लाख रोजगार का सृजन करना, ठीक है। समुद्री जो मत्स्यिकी होती है उसमें सेंट्रल कोस्टल गवर्नमेंट, यानी कि आंतरिक मत्स्यिकी में कौन ध्यान देता है, मतलब आंतरिक मत्स्यिकी किसके अंतर्गत होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है, लेकिन जो समुद्री वाली होती है वो सेंट्रल के गवर्नमेंट के अंतर्गत भी होगी, कोस्टल स्टेट के अंतर्गत भी होगी, यानी कि केरल, तमिलनाडु ये वाले स्टेट है। भारत का 75% मत्स्यिकी का जो 70% जो मत्स्य क्षेत्र है वो आंतरिक मत्स्यिकी से आता है, ठीक है। जीबीए में इसका योगदान 1.12 है, कृषि जीबीए में 26% है। भारत जो है सेकंड नंबर का उत्पादक है और विश्व में 8% का योगदान देता है इसका मत्स्य क्षेत्र। उसके बाद धन धान्य कृषि योजना 2025-26 में शुरुआत हुई थी। 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समेकन करता है ये। 1.7 करोड़ सीमांत किसानों को सहायता देता है। कृषि कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 100 अल्प प्रदर्शन करने वाले जिले, प्रत्येक राज्य में मिनिमम 1 जिला लेना है, मतलब 100 अल्प प्रदर्शन करने वाले जिलों को धन धान्य कृषि योजना के अंदर एक वृहद, एक मतलब एक बहुत ही बढ़िया जिले के रूप में व्यवस्थित करना है। तो यूपी से 12 जिले लिए जाएंगे। फोकस एरिया क्या है, फसल का जो उत्पादन है वो 3.5 टन प्रति हेक्टेयर से कम है तो उसको बढ़ाना है, ठीक है। ये हमारे फसल का वैसे उपज है, हमारी फसल की जो वो है ना राष्ट्रीय उपज 3.5 टन प्रति हेक्टेयर है, तो इससे कम है अगर, तो फोकस एरिया यही रहेगा। अगर पूछेगा कि फसल उपक्रम का 3 पॉइंट कितना है, हमारा उपक्रम का एरिया हेक्टेयर, तो 3.5 टन हेक्टेयर है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो को यहाँ पर देखा, बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इस पूरे को कंप्लीट करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।